हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस वन का 5th चैप्टर करने वाले हैं, हीट। बहुत ही अवेटेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं एंड टेक्निकल टर्म्स आज बहुत सारे सीखने वाले हैं। एंड आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके डे टू डे लाइफ में जो चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी है, एक्सपीरियंस की है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन, थोड़ा पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, उसको साइंस के नजरिए से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि ओस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं विंटर सीजन में आपको जनरली देखने मिलता है, ड्यू ड्रॉप्स। या सिंपली अगर आपको मैं कहूं कि आपने ठंडा पानी का बॉटल अगर फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया तो उसके बॉटल के ऊपर थोड़े देर में ही पानी आ जाता है और सरफेस पे भी पानी आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है, ये आपकी लाइफ में आपने ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन उसके पीछे के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कभी उसको नहीं देखा। तो उसके बारे में ये सब हम बात करने वाले हैं। एंड दूसरी एक चीज बतानी थी मुझे कि आपने जब कभी कोई हम गर्म पानी नहाने के लिए जनरली लेते हैं, तो अगर वो बहुत गर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं इंस्टेंटली? हम उसके कूल डाउन होने का वेट नहीं करते, हम उसके अंदर ठंडा पानी मिक्स करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर अपने आप थोड़ा सा लूक वार्म या कम गर्म हो जाए, राइट? सो ये सारी चीजें हम करते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। तो ये सब के रीजंस, ये सब के साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, ये सब के पीछे के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से यही सारे डे टू डे लाइफ के हमारे सिचुएशंस एंड कंडीशंस को ऑब्जर्व करने वाले हैं हम लोग। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइज। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। बहुत ही प्यारे एसएससी के वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड एज यू कैन सी, हीट, चैप्टर 5th ऑफ साइंस 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या फर्क है? तो एकदम सिंपल, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। हीट एक तरह का एनर्जी है, हीट एनर्जी हम बोलते हैं। हीट को डिफाइन किया गया है एज अ एनर्जी। हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक चीज के अंदर जो एटम्स की आपस में मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे डिफाइन किया गया है। हीट इज एन एनर्जी। हीट या तो रिलीज की जाती है, हीट हमने केमिस्ट्री वाले चैप्टर में देखा था, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है या तो हीट इवॉल्व होती है, राइट? सो वो एनर्जी फॉर्म है। सो लेट मी राइट इट डाउन। आप भी ये नोट्स कहीं ना कहीं पॉइंटर टाइप बनाते जाइए। हीट या तो रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड। इवॉल्व दूसरी भाषा में उसे बोलते हैं, हीट इज इवॉल्व। और हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ये सारे वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चैप्टर में जब ये वर्ड्स आएंगे तो ज्यादा क्लियर हो। या तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, तो उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर हमने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जिंक जिंक के साथ वाला, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, तो हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट पैदा होती है। सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, इवॉल्व्ड। तो ये टर्म्स थोड़े से आप समझ रहे। हीट एक तरह की एनर्जी है जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। नाउ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी। वो टेम्परेचर मेजरमेंट है कि हीट कितनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। सो ये मेजरमेंट करना नंबर्स में, उसे टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर कैसे होती? तो एकदम सिंपल है, मैं कहता हूं आपको एग्जांपल। खाना, लेट्स हम समझो बॉईल वाटर कर रहे हैं या कुछ भी हम पका रहे हैं, तो गैस गैस से जो आपका मेटल गर्म हो रहा है, दैट इज
मेटल का जो गर्म हो रहा है उससे कंडक्शन कहेंगे, हम उसे कंडक्शन कहेंगे। मेटल के वजह से अंदर की चीजें गर्म होते जा रही है, उसे कंडक्शन कहा जाएगा। ओके, नाउ अगर गैसियस और लिक्विड ट्रांसफर ऑफ हीट किया जाएगा, यानी लेट्स से उस बॉइल वाटर में मैंने एग डाल दिया, तो बिकॉज ऑफ द बॉइल वाटर एग के अंदर हीट जा रहा है, बॉइल पानी गर्म हो रहा है, गर्म पानी की वजह से मेरा एग बॉइल हो रहा है, सो वो कन्वेक्शन हो जाएगा। कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, सॉलिड चीजों में से ट्रांसफर ऑफ हीट जब होता है, हीट ट्रांसफर यानी एक में से दूसरे में हीट ट्रांसफर हो गया, गर्म चीज में से दूसरे में गर्म चीज में हीट मैंने दे दी उसको, सो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। लेट मी राइट इट डाउन, कंडक्शन। फिर लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस में एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, उसे कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन। ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए ये सब पहले से। एंड लास्ट इज रेडिएशन, यानी कि ओवन के अंदर मैंने कोई चीज गर्म करने को रखी, उसमें रेडिएशन, हीट वेव्स रेडिएशन के रूप में आते हैं और वो चीज गर्म कर देता है, उसे रेडिएशन कहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इस तरह से हीट ट्रांसफर की जाती है अलग अलग। In the previous standard, we have learnt about heat and different types of heat transfer. We have also performed few experiments related to expansion and contraction of solids. So इसके ऊपर भी मुझे बात करनी है, एकदम बेसिक चीज आपको याद रखनी है। Contracts on cooling. I'm gonna write it down again. Contracts, चीजें contract होती है cool होने पे. Contracts on cooling and expands on heating. Expands on heating. ये बेसिक रूल है, ये जनरल रूल है हर मेटल का, हर चीज का। कोई भी चीज को गर्म करो तो वो एक्सपांड होती है, वो फैलती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ये सब आगे हम यूज करने वाले हैं अभी, इसलिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। कोई भी चीज को गर्म करने पे वो एक्सपांड होती है, वो अपना दायरा बढ़ा देती है, वो अपनी जगह, वॉल्यूम, स्पेस पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ा देती है। एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, कोई भी चीज को ठंडा करने पर, उसका टेम्परेचर गिराने पे, कूल करने पे वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, अपना वॉल्यूम कम कर देती है। ओके, सो ये कुछ चीजें आपको समझनी है, ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अलग भी सीखेंगे, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। ये याद कैसे रखते हैं, मैंने इसको याद करने का टेक्निक सिंपल सा बनाया था, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, C फॉर कूलिंग, तो मैं हमेशा ये याद रखता था, तो दूसरा वाला अपने आप ऑपोजिट। ओके, सो एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, ये दो ऑपोजिट टर्म्स हो गए। अब हीट देने पे क्या होता है, व्हेन यू हीट समथिंग इट एक्सपांड्स, वो फैलता है, एक्सपांड्स, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टूटते हैं, बिखरते हैं, तो वो जगह एक्स्ट्रा लेता है। एकदम साइंटिफिक, सिंपल, बेसिक लॉजिक, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टूटते हैं। ओके, एक्सपांड होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, यानी सिकोड़ता है ठंडा होने पे। ओके, सो ये भी याद रखना। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, सिंपल सा एग्जांपल अगर अगेन आपको बताऊं तो आइस क्यूब, सॉलिड, लेट्स से सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, उसके मॉलिक्यूल सारे ऐसे हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं आइस क्यूब के, इसको जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे तो आपने देखा होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, राइट। सो ये क्या हो गया, ये एक्सपांड्स ऑन, एक्सपांडिंग, एक्सपांड हो गया, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, याद रखना। नाउ इसी को और गर्म करूंगा तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो ये थोड़ी चीजें बेसिक अगेन याद रखना, पॉइंटर्स बना लेना। वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये भी हमने पढ़ा और अभी मैंने आपको बताया अभी। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, उसमें मर्क्यूरी रहता है, ये सब आप जानते हो। इस चैप्टर में आज के दिन हम क्या क्या नए कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट्स लाइक लैटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लैटेंट हीट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो भी देखेंगे,
फेज यानी सिंपल, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, उसे फेज कहा गया है। ओके, स्टेट ऑफ मैटर जो है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, गैसियस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। सो उसका लैटेंट हीट ऑफ फेज ये क्या है वो देखेंगे। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस यानी एकदम सिंपल भाषा में एबनॉर्मल, अजीब, अजीब बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का अजीब बिहेवियर वो हम स्टडी करने वाले। ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन उसके पीछे कभी आपने अपना साइंटिफिक नजरिया नहीं लगाया है, वो हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स सबसे पहले देखते हैं लैटेंट हीट क्या होती है। अच्छा, लैटेंट, ओके, एक बार मुझे इससे पहले एक और बार छोटा सा एक कंसेप्ट बता देना है। नेम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस का क्या नाम है, उस चीज को क्या बोलते हैं वो मुझे बताना। लेट मी टेक व्हाइट बोर्ड फॉर दिस एंड राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। आप लोग ये बना दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, सो कोई भी चीज सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, सो सॉलिड टू लिक्विड जब जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सिंपल मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैसियस में कोई चीज जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इवोपरेटिंग या वेपराइजिंग या इवोपरेशन। ओके, सो आई एम गोना राइट वेपराइजिंग। नाउ सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जो चला जाता है, कैंपर टैबलेट्स याद है अगर आपको, हमने पहले भी केमिस्ट्री के टाइम भी ये बात की थी, सब्लिमेशन कहते हैं उसे, सब्लिमेशन। नाउ लिक्विड से गैसियस में अगर जो चीज जाती है, यानी पानी से आपने आइस फॉर्म किया, पानी से आइस फॉर्म किया, उसे फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजर में रखा, फ्रीजिंग। पानी आइस में बदल गई, आइस पानी में बदल रहा है तो मेल्टिंग ऑफ आइस बोलेंगे। गैसियस से लिक्विड में कोई चीज जा रही है, यानी वाटर वेपर को पानी में कन्वर्ट कर देना, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंस होना, कंडेंसेशन। और डायरेक्ट गैसियस से सॉलिड में जाना, ये वैसे तो पूछा नहीं, मतलब ये कहीं ज्यादा यूज नहीं होगा, बट गैसियस, गैसियस स्टेट से सीधा कोई चीज सॉलिड बन जाना, डिपोजिशन कहते हैं इसे, डिपोजिशन। सो ये कुछ टर्म्स है जो आपको बताना चाहिए कि कोई भी चीज सॉलिड टू लिक्विड में हो रहा है तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड टू गैसियस में जा रहा है उसे वेपराइजिंग या इवोपरेटिंग या पिघल, और बेसिकली वाटर जो है आपने इतना गर्म कर दिया वो गैसियस वाटर वेपर में जा रहा है, राइट, तो वेपराइजिंग कहते हैं। गैसियस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट फ्रीजिंग। फिर से तो ये एक बेसिक याद रखना। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। लैटेंट हीट क्या है, लेट्स सी दैट। लैटेंट हीट, तो एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये आप कर सकते हो अगर आपके पास थर्मोमीटर हो एंड ऐसा बर्नर हो। सो एक ये लोग ने बीकर टाइप लिया है जिसके अंदर आइस रखा है उन्होंने, और थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ना उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, क्या हो रहा है जब आइस, ये तो आपको पता ही होगा, 0 डिग्री पे आइस फॉर्मेशन होता है, 0 डिग्री पे आइस फॉर्मेशन होता है। 0 से नीचे जाते जाओगे यानी कि माइनस में होते जाओगे तो और आइस फॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाता है, राइट। एंड 0 से ही ऊपर की तरफ आते रहोगे तो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा, आइस जो है वाटर में धीरे धीरे बदलने लगेगा, राइट। तो यही हम बात करने वाले एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पे क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे कंसेप्ट है, वो देखेंगे हम लोग। You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degree till the ice melts completely. तो अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर थर्मोमीटर में 0 डिग्री पे ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस क्यूब्स पानी नहीं बन जाता। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। कब तक, जब तक कि पूरा आइस पानी में नहीं बदल चुका है, यानी कि मेल्टिंग वर्ड याद रखो,
सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, आइस टू वाटर नहीं होता, तब तक पूरा 0 डिग्री ही टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। इफ वी कंटिन्यू टू हीट, अब मैं और हीट कंटिन्यू रख रहा हूं, मैंने हीटिंग नीचे से बर्नर चालू किया था, तब जाके मेरा आइस पिघलने लगा था, ठीक है। नाउ वी इफ वी कंटिन्यू हीटिंग even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising, reaches 100 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सेंस है, उसको अब मैं हीट देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 0 डिग्री से ऊपर 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 100 डिग्री तक आ जा रहा है। अब क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। अब 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि वो स्टेज जहां पे अब वो अपना लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चालू करेगा। पहले सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आया, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो ये जो फेज चेंज हो रहा है, ध्यान दो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने बहुत प्यार से बहुत आराम से आपको टेक्निकल वर्ड सिखा दिया। ये जो फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड यानी आइस था, सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में गया, फेज चेंज हो गया, ठीक है, वाटर में आया, और लिक्विड से अब वो गैस में जा रहा है, यानी अब वो वाटर वेपर बन रहा है। तो ये जिस मोमेंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, उसी को सॉलिड टू लिक्विड वाले को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एमपी लिख रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और लिक्विड टू गैसियस, जिस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैसियस होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कहते हैं। इस केस में पानी का हम पढ़ रहे हैं। सो ये एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया मैंने। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। अब यहां पे एक और बात, यहां पे बात इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि अब 100 डिग्री पे पहुंचा और पानी कन्वर्ट होना चालू हो गया स्टीम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100, आप आपका हमारा कॉमन सेंस क्या अज्यूम करेगा कि 100 डिग्री के ऊपर अब होते जा रहा है, जब तक वो पानी पूरा बाफ स्टीम नहीं बन रहा तब तक वो 101 102 हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक पूरा का पूरा पानी, वाटर, लिक्विड स्टीम यानी गैस में बदल ना जाए, तब तक वो टेम्परेचर 100 पे ही रहता है, 100 पे कांस्टेंट रहता है। ये बात यहां पे समझनी है, ये बात यहां पे सीखनी है। नाउ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन फिगर 5.2। यही चीज का ग्राफ नीचे दिखाया, हम अभी देखेंगे। इन दिस ग्राफ, ओके, इन दिस ग्राफ बोल दिया है तो हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। लेट्स मूव डाउन। ओके, ये रहा ग्राफ। In this graph, line AB represents conversion of ice into water at a constant, word यहां पे याद रखो, constant बोला है वो लोग ने, constant, okay, constant यानी कि 0 डिग्री ही है। When ice is heated, it melts at 0 degree and converts into water at this constant temperature. The ice absorbs heat. अभी ice ये मोमेंट पे क्या कर रहा है, वो हीटर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब, अब मैं जब एब्जॉर्ब बोलता हूं आपको समझना चाहिए, उसको हीट मिल रही है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ये फेज ट्रांजिशन के टाइम पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। वही बात फिर से बोली है, थोड़े से अलग वर्ड्स के साथ। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी तब तक जारी रहता है सेम टेम्परेचर पे, जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर नहीं बन जाता। ओके, 0 डिग्री ही रहता है। तो यहां पे ए बी लाइन, I don't know if you can see this properly, but I hope I'm marking this. ये रहा ए बी लाइन, स्ट्रेट लाइन है, 0 डिग्री यहां पे। ओके, मैंने पहले ऊपर मार्क किया, अब मैं नीचे कर रहा हूं। 0 डिग्री है यहां पे, और एक वाई एक्सिस पे आपको डिग्रीज दिया हुआ है, 0 10 20। तो 0 डिग्री पे ये ए बी लाइन स्ट्रेट हो रहा है। मतलब जब तक पूरा आइस पानी में नहीं बदल जाता तब तक 0 डिग्री ही रहता है, तब तक वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जैसे ही वो हो जाता है, आफ्टर 4 मिनट्स, यहां पे नीचे टाइम दिया है, 4 मिनट के बाद अब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब वो पूरा पानी बन चुका है, अब ये पूरा पानी बन के ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, और अब वो 100 डिग्री पे पहुंच गया। 100 डिग्री पे पहुंच गया, सी पे 100 डिग्री, यहां पे सी पे 100 डिग्री पे पहुंच गया। अब धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, पानी
बाफ बनते जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो अब स्टीम में बनना चालू हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर 101 102 हो रहा है, नहीं, यही यहां पे याद रखना है, यही यहां पे समझना है। अब जब तक पूरा पानी गैसियस स्टेट में नहीं होगा, देखिए लाइन सीधी हो जाएगी, सीधी लाइन स्ट्रेट हो गई फिर से, जब तक पूरा पानी स्टीम बन के गायब नहीं हो जाएगा, वाटर वेपर, तब तक 100 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर। ये बात यहां पे समझनी है। इसी का टेक्निकल नाम क्या है वो अभी देखेंगे। सो लेट्स रीड अहेड। The temperature remains constant during this transition। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये ट्रांजिशन के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। नीचे के वक्त 0 डिग्री पे कांस्टेंट है, ऊपर सॉलिड टू लिक्विड में 0 डिग्री, लिक्विड टू गैसियस में 100 डिग्री पे कांस्टेंट है। This constant temperature at which the ice converts into water is called the melting point of ice। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर था जहां पे सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था, आइस से वाटर हो रहा था, उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहा जाता है। Thus, during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat। तो जब सॉलिड से लिक्विड जाता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम, मतलब डज नॉट इंक्रीज। These heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or the molecules in the solid and transform into liquid phase। अब एकदम प्यारा सा लाइन है, इसको समझिए। आप सोचोगे टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है, उसको हीट तो मिल रही है, वो हीट कहां जा रही है? वो हीट उसके बीच में जो एटम्स थे, वो जो मॉलिक्यूल्स थे, उसके बीच में वो टूट रहा है, अट्रैक्शन, उनके बीच में जो फोर्स था, एटम्स के बीच में फोर्स था, सॉलिड मॉलिक्यूल्स सारे आपस में जुड़े थे, वो वीकनिंग, वो बॉन्ड टूट रहा है और वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तो ये करने में वो एनर्जी यूज हो रही है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी यूज हो रही है जो बर्नर से जा रही है। सो दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, यूज हो रही है फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड and transform into liquid। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion। और इसी हीट को, यही जो हीट कॉन्स्टेंटली हमने सप्लाई की, कॉन्स्टेंटली उसको जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा था, उसी को लैटेंट हीट कहा जाता है। लैटेंट हीट। और ऑफ फ्यूजन यानी कि जो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट जाता है उसे फ्यूजन भी कहते हैं। जैसे मेल्टिंग नाम है, वैसे सॉलिड से लिक्विड जाने को फ्यूजन भी कहा जाता है। ओके, सो अगेन वो पूरा लाइन बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है, डार्क, ये डेफिनेशन है, ये लिख लेना। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई बाबा, उसको कितनी एनर्जी दी मैंने, तो वो एनर्जी कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। कोई भी यूनिट मास यानी कितने कितने का अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस था, तो लेट्स से 1 kg ऑफ आइस था वो। टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फेज, उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसी चीज को हम कहेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लिख के रखना, बहुत ही सिंपल सा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड करने में कितना हीट एनर्जी यूज हुआ, उसी हीट का नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगेन हम लोग इसी को आगे पढ़ेंगे। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, अब जैसे ही सारा आइस पानी में हो चुका है, टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। टेम्परेचर आप देखो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, इट इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो 100 डिग्री तक चला जाता है। नाउ लाइन बीसी जो है, वो पूरा बीसी ग्राफ, पूरा क्रॉस लाइन जो है, इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। तो वो क्या दिखा रहा है? 0 टू 100 डिग्री बता रहा है, बी टू सी। देयर आफ्टर, उसके बाद, इवन दो हीट एनर्जी सप्लाइड, अभी भी बर्नर चालू है, हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको टू वाटर, इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज। 100 डिग्री पे आने के बाद वो राइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो उसका नेक्स्ट फेज के लिए, लिक्विड टू गैसियस फेज जाने के लिए उस टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर। अब अगेन पानी के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके
और ब्रेक डाउन हो रहे हैं एंड वाटर वेपर में फॉर्म हो रहे, गैसियस स्टेट स्टीम के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं. So the heat energy is absorbed by the water at this temperature and used to break the bond between the molecules of the liquid and convert the liquid into gaseous state. तो liquid into gaseous state में हो रहा है. Okay. Thus, during transformation from liquid phase to gaseous phase, heat energy is absorbed by the liquid. Again वही बात बोला. It means liquid phase से gaseous phase जाने के लिए भी क्या होता है? Heat absorb होती है. और temperature does not change, but its temperature does not change. The constant temperature at which, अब इसको define कर रहे हैं, the constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called the boiling point of the liquid. और वो जो constant temperature है उस temperature को कौन सा temperature बोलते हैं? Boiling point of liquid कहते हैं. Now, अब हीट एनर्जी इसमें जो यूज हुई उसको क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस लैटेंट हीट बोलेंगे. सो वो रीड करेंगे अभी. द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो दो तरह की लैटेंट हीट हमने देखी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन यानी सॉलिड टू लिक्विड वाला जितना हमें हीट चाहिए वो हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लिक्विड से गैस जाने के लिए कितनी हीट चाहिए मुझे, उसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एकदम सिंपल, एकदम इजी. उसका भी अब एकदम अगेन उन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है डेफिनेशन, वो पढ़ेंगे फिर से. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर, बाय अ यूनिट मास. अगेन कितना पानी था वो? लेट्स से 1 kg ऑफ वाटर, यानी लीटर ऑफ वाटर था वो. ठीक है. 1 यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो अब ये सब मैं जब वर्ड यूज करूं, वेपराइजेशन या सब्लिमेशन या सारे वर्ड्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बता दिया. सो ये हो गया लैटेंट हीट. बक्से में आपको अलग अलग कुछ एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया. हम लोग पहले वाटर का ही देखेंगे. वाटर आइस का 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट होके सॉलिड से लिक्विड में आने लगता है हीट करने पर. ओके. नाउ और हीट करते गए तो 100 डिग्री तक जाएगा. 100 डिग्री पे अगेन वो अब लिक्विड टू गैसियस में चला जाता है, लिक्विड से गैसियस यानी वेपराइज होने लगता है. सो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नाउ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2 यूनिट्स है. एक है किलो जूल्स पर केजी एंड कैलोरीज पर ग्राम. हीट का मेजरमेंट 2 तरीके से होता है. जूल्स, आपको ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है ये सब लास्ट ईयर, एंड जूल्स होता है, एंड कैलोरी में हम हीट को मेजर करते हैं, कैलोरी. ओके. सो ये दोनों एसआई यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम दोनों में आपको दिया हुआ है. सिर्फ अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो कि किलो जूल्स पर केजी यानी कि 1 kg ऑफ आइस है, तो उसको अब कितना हीट चाहिए मुझे, बर्नर में कितना हीट चाहिए होगा, तो 333 किलो जूल्स ऑफ हीट चाहिए होगा टू गो फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट और यानी सॉलिड टू लिक्विड और फिर लिक्विड टू गैसियस में. तो उसको इतना हीट चाहिए होगा, ऐसा उसका मीनिंग है. सो एंड ये हो गया फ्यूजन का, तो सॉलिड टू लिक्विड. वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैसियस में जाने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, तो 2256 किलो जूल्स का हीट देना पड़ेगा, तब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाएगा. यही चीज कैलोरीज में काउंट करूं तो पर ग्राम पे कितनी कैलोरीज चाहिए, तो लेट्स से मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितना मुझे हीट देना पड़ेगा, मुझे 80 कैलोरीज की हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड में आएगा. दैट इज फ्यूजन. सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन. एंड 540 कैलोरीज पर ग्राम मुझे हीट देनी पड़ेगी, तब वो लिक्विड से गैसियस में जाएगा, आगे की तरफ वेपराइज होएगा. तो ये पूरा थोड़ा सा अलग अलग एलिमेंट्स का आपको दिया है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, जो अभी मैं बोलूंगा नहीं वरना काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा. लेकिन आप एक बेसिक लॉजिक समझिए
टर्म्स क्लियरली समझ जाइए। फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैसियस वेपराइजेशन, दोनों का अलग अलग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट एक। ओके, सो आई होप ये समझा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजुलेशन। रेजुलेशन या रेगुलेशन, रेजुलेशन ही बोलते से, रेगुलेशन, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है इसका। रेजुलेशन क्या होता है नाउ, इसका मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूंगा। आप सभी ने गोला खाया होगा, गोला जो हम खाते हैं उसमें जो गोला बनाने वाला होता है वो पहले आइस आइस स्लैब लेता है, उसको क्रश कर देता है, राइट। वो लिटरली पूरा टूट चुका, बिखर चुका है, मॉलिक्यूल्स उसके तोड़ दिए उसने, इतना सॉलिड फॉर्म में था, उसको बिखरा दिया है। नाउ वो पूरा चूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, उसको अगर और वैसा ही रखेगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसको वो वापस से हाथ से क्या करता है, वो उसको प्रेशर देता है, हाथ से प्रेशर देता है उसको, तो वापस से वो पूरा कड़क फॉर्म हो जाता है, जो शेप उसको देना होता है वो शेप में, ग्लास के शेप में वो पूरा वापस से प्रेशर देने पे वापस आइस फॉर्म हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा लॉजिक यहाँ पे वो समझेंगे यहाँ पे कि ये चीज यहाँ पे कैसे, उस चीज का जो नाम है, ये जो फिनोमेना है उसी चीज को रेजुलेशन कहते हैं, वो हम देखेंगे। यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल। आइस बॉल, यहाँ पे आइस बॉल मतलब वैसा ही वो लोग ने बोला है, गोले को ही मेरे ख्याल से आइस बॉल बोल रहे हैं लोग। First, an ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. How does the shredded ice convert into solid ice ball? फिर से वो shredded इतना जो चूरा हो चुका था वापस solid form ले लिया, अच्छा खासा shape ले लिया, right? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. दो आइस के टुकड़े को आप आपस में दबा के रखो कुछ समय तक तो आपस में चिपक जाएंगे। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें एक आइस स्लैब लिया है, दोनों तरफ से वेट डाला है, तार लिया हुआ है ताकि वो कट कर सके वेट की वजह से, और जैसे जैसे नीचे धीरे धीरे जा रहा है वो तार आइस के अंदर वो कट करते जा रहा है। और आप सोचोगे कि जब पूरा नीचे तार आ जाएगा तो आइस स्लैब टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, ऊपर से आइस वापस से जुड़ते जा रहा है। तो ये सिस्टम क्या है, ये मतलब कैसे हो रहा है, तो वही हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आइस वापस टूटा नहीं, आइस स्लैब जुड़ा ही रह गया। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब, वायर धीरे धीरे नीचे उसको कट करते जा रहा है, पेनिट्रेट्स यानी उसको कट करते जा रहा है, उसके अंदर घुसते जा रहा है, और पेनिट्रेट यानी कट करते जा रहा है स्लैब को। आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस, नीचे से वायर पूरा नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर था नीचे आ गया अंदर से जाके। हावेवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, लेकिन आइस स्लैब कट तो रहा था बट वापस से ऊपर से जुड़ गया, टूटा नहीं, दो हिस्से नहीं हुए। द फिनोमेना, ये जो चीज हो रही है, द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन reconverts to ice once the pressure is removed is called रेजुलेशन। सो ये जो चीज है प्रेशर के अंदर आई, तब वो हमने आइस को पहले प्रेशर, मतलब ये ऊपर से जब वेट दोनों से तार नीचे उसको कट कर रहा था उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जब प्रेशर आता है तब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, जब उसको ऊपर प्रेशर डाला उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, एंड वापस से जब प्रेशर हट गया तो अपने आप लिक्विड से वापस आइस रिकन्वर्ट्स इनटू आइस, जैसे ही प्रेशर हट गया। यही जो उसका प्रॉपर्टी है हम बोल सकते हैं, उसे रेजुलेशन कहते हैं। नाउ इस चीज को ये लाइन जो अभी पढ़ने वाले, इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा आपको। सो यहां थोड़ा ध्यान देंगे कि आइस का हमने देखा 0 डिग्री पे नॉर्मली वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। 0 डिग्री के बाद अगर मैंने हीट बढ़ाते गया, 0 डिग्री से अगर मैं हीट बढ़ाते जाऊंगा तो वो उससे 0 डिग्री हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, आई एम गोना राइट MP, राइट। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि लेट्स से इधर 5 डिग्री सेल्सियस, और पीछे जाऊंगा तो -5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो आई एम गोना राइट आई कन्वर्जन टू वाटर, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वो
आइस बनते जाएगा, फॉर्म्स आइस, राइट। तो ये आइस और फॉर्म होते जाएगा, राइट, आइस होगा इधर। नाउ ये अभी यहां पे ध्यान देना है कि जब मैं प्रेशर लगाता हूं, आइस के ऊपर प्रेशर लगाता हूं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। ये लॉजिक यहां पे समझना है। जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, तब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री से कम चला जाता है। इट मींस 0 डिग्री पे क्या होता है, तो 0 डिग्री पे आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ऊपर वाला चीज आप साथ में देखिएगा, ये मैंने इसलिए सीक्वेंस में लिखा है। ओके, सो 0 डिग्री पे क्या होता है, तब आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ओके, तो ये लॉजिक समझना, जब प्रेशर अप्लाई करूंगा, मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा आइस के ऊपर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के वजह से 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। नॉर्मली कौन सा हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री है। लेकिन अगर प्रेशर डाला मैंने, अगर मैंने प्रेशर डाला, तो 0 डिग्री के नीचे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे क्या होगा, तो 0 डिग्री पे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये एक थोड़ा सा आप इस तरह से याद रखिएगा कि वो पूरा सिस्टम ऐसे मूव हो रहा है। सो आई एम गोना रीड दिस नाउ। The melting point of ice becomes lower than 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन 0 डिग्री हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन 0 डिग्री हो जाता है ड्यू टू प्रेशर। ये लाइन लिख के रखना, प्रेशर के वजह से मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे प्रेशर अप्लाई किया था मैंने, ये वाले केस में प्रेशर अप्लाई किया था, मेल्टिंग पॉइंट 0 से नीचे की तरफ आ गया। ओके, दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री क्या होता है, द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो एट 0 डिग्री क्या हो रहा है, एट 0 डिग्री क्या हो रहा है, यहां पे आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। एट 0 डिग्री क्या हो रहा है, आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, जैसे ही प्रेशर रिमूव होता है तो वापस ऊपर वाला सिचुएशन हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट इज रीस्टोर्ड, द मेल्टिंग पॉइंट इज रीस्टोर्ड टू 0 डिग्री। तो वापस से ये मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे आ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज रीस्टोर्ड, लेट मी मार्क दिस, मेल्टिंग पॉइंट इज रीस्टोर्ड टू 0 डिग्री। ओके, एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन। और वापस से वहां पे क्या होता है, पानी जो है आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है, पानी जो है आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो ये एक थोड़ा सा आपको पूरा टेक्निकल लाइन है जो आप, मैंने जो ये बनाया उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। प्रेशर में लोअर देन 0 डिग्री हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज आपको लॉजिक याद रखना है। ओके, सो ये प्रोसेस की वजह से रेजुलेशन होता है, इसीलिए वो स्लैब कटता नहीं है। पूरा वायर निकलने के बाद भी वो वायर अंदर से पास होके कट होके निकल गया, ऊपर से आइस वापस जुड़ते जाता है। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको वो याद रखना है। नाउ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, पानी क्या अलग बिहेव करता है। तो जनरली मैंने आपको जैसे बोला कि चीजें जो है एक्सपांड्स, एक्सपांड्स, चेंज कर, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, सिकुड़ जाती है ऑन कूलिंग। ये नॉर्मल केस में होता है, लेकिन पानी के केस में एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। इस जोन में ये उल्टा बिहेव करता है, एबनॉर्मल बिहेव करता है। नॉर्मली एक्सपांड्स ऑन हीटिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग ही होता है पानी भी, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच का जो पूरा रेंज है, इतने 0 to 4 एंड 4 to 0, वो पूरा जो रेंज है उसमें ये चीज ऑपोजिट हो जाती है, एक्सपांड्स ऑन कूलिंग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग हो जाता है। तो ये आपको अभी लॉजिक याद रखना है, इसलिए पहले तो नॉर्मल वाला ये लिख के रखो, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, सीसी से याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। कोई भी चीज सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है कूल करने पे, उसे ठंडा करोगे आप तो वो
आइस फॉर्म हो रहा है, राइट, सिकुड़ जा रही है, ठीक है। लेकिन 0 to 4 डिग्री, 4 to 0 के बीच में पानी का अलग बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। सो वो आप पढ़ेंगे। इन जनरल व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स। इन जनरल हीटिंग एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ओके, एंड व्हेन कूल्ड इट्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये नॉर्मली होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वाटर हावेवर shows a special and exceptional behavior, लेकिन पानी एक अलग बिहेवियर दिखाता है, एक्सेप्शनल केस हो जाता है ये। इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 4 डिग्री इट कॉन्ट्रैक्ट्स। हीट करने पे, अब देखो, हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पानी, जो कि नहीं होना चाहिए था। हीट करने पे एक्सपांड होना चाहिए था, बट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन 0 to 4 डिग्री खाली है, रेंज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, एक्सपांड होने की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम यानी जितनी जगह वो पकड़ रहा था वो अब कम जगह पकड़ने लगा है, ओके। एट 4 डिग्री पे सबसे कम वॉल्यूम है, ये भी आपको याद रखना है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, मिनिमम, मिनिमम सबसे कम होता है। वॉल्यूम कम, डेंसिटी उतनी ज्यादा, ये चीज भी याद रखो। जितना वॉल्यूम, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, डेंसिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम जगह कम पकड़ रहा है, और आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में गाढ़े बॉन्ड बना के डेंस, डेंसिटी आपस में गाढ़ापन बढ़ गया उनका, तो डेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है उस पॉइंट पे। तो वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट कौन से पॉइंट पे होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वॉल्यूम सबसे कम कहां पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज याद रखनी है। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, अब जब वापस आप नॉर्मल उसको हीट करोगे, वाटर इज हीटेड फर्दर, इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब वो वापस 4 डिग्री के ऊपर वो वापस से अपना जो ओरिजिनल रूल है कि चीजें एक्सपांड होती है हीट होने पे, तो वापस होने लगेगा नॉर्मली जैसे करते चीजें बिहेव करती वैसे, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। हीटेड फर्दर इट एक्सपांड्स, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब एक्सपांड होने लगता है, एक्सपांड यानी फैलने लगता है, फिर से वॉल्यूम ज्यादा पकड़ रहा है, तो डेंसिटी आपस में मॉलिक्यूल्स की गाढ़ापन कम हो रहा है, तो डेंसिटी कम होते जा रही है। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर 0 डिग्री टू 4 डिग्री इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यही जो 0 से 4 डिग्री के बीच में अजीब सा बिहेवियर किया उसने, जो हमारे नॉर्मल लॉज हमने जो फॉलो करने थे उसके ऑपोजिट उसने फॉलो किया, उसी को एबनॉर्मल बिहेवियर यानी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एंड इसके वजह से ही नेचर में बहुत सी चीजें होती है जो हम अभी देखेंगे। नाउ अब इस चीज को हमने अगेन नंबर्स के इसमें सब दे दिया। इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड, इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड, if 1 kg of water is heated, if 1 kg of water is heated from 0 degree Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get the graph shown in figure 5.4। तो ये लोग ने एक्सपेरिमेंट करके पूरा ग्राफ में हमें ये नीचे बताया हुआ है। सो वी विल डायरेक्टली रीड द ग्राफ। एज यू कैन सी, ग्राफ में y एक्सिस पे आपको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 kg बोला है, राइट। तो 1 kg के पॉइंट में देखो, पॉइंट में बढ़ते जा रहा है खाली। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिए डिग्रीज में, ओके। सो वॉल्यूम पहले वो लोग ने 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा बता रहे वो लोग। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस प्रॉपरली, बट यहाँ पर पॉइंट 1 डिग्री से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम, दैट इज 1000.10 वॉल्यूम बता रहे हैं। नाउ जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है, डेंसिटी बढ़ते जा रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। तो देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम हो गया, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया, ओके। इससे ज्यादा वॉल्यूम कम उसका नहीं होने वाला, इससे ज्यादा अब जगह वो, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है वो, ठीक है।
हीट देने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, याद रखना, ये ऑपोजिट हो रहा है बिहेवियर। हीट दे रहे हैं हम अभी यहां पे, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री हीट देना होता है, ओके। भले 4 डिग्री भी कम टेम्परेचर होता है, बट 0 से 4 पे आना तो हीट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये लॉजिक समझो आप लोग। तो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ओके। और वॉल्यूम उसका कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब जैसे ही ये टेम्परेचर क्रॉस हुआ 5 डिग्री 6 डिग्री होते जा रहा है, तो अब देखो यहां पे फिर से वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये पूरा उन्होंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, आपको ये बनाने आना चाहिए। स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर, अब इसको अलग से ये लोग ने होप्स एपरेटस करके है एक, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। उसमें ये पूरी चीज अगेन वो लोग ने एक्सप्लेन की है। सो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसको हम स्टडी रीड करेंगे। तो होप्स, इसको होप्स एपरेटस कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक सिलिंड्रिकल, जो आपको दिख रहा है सिलिंड्रिकल टाइप, एक जार बोल सकते हैं हम इसको, लिया है, जिसके अंदर उन्होंने पानी भर दिया है। फिर उसके आसपास एक बोल लिया है, जिसके अंदर उन्होंने फ्रीजिंग मिक्सचर यानी आइस एंड सॉल्ट को मिक्स करके रखा हुआ है। नाउ ऊपर की तरफ एक थर्मोमीटर है, नीचे की तरफ एक थर्मोमीटर है। ओरिजिनली दोनों थर्मोमीटर में सेम टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग में, लेट्स से 12 डिग्री। 12 डिग्री इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको 12 डिग्री के हिसाब से एक्सपेरिमेंट आगे दिया है, इसीलिए। सो 12 डिग्री, अब जैसे ही वो दोनों धीरे धीरे दोनों में पानी, फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से पानी का टेम्परेचर जो था 12 डिग्री, वो धीरे धीरे टेम्परेचर लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, यानी कि 11 डिग्री, 10 डिग्री, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि थर्मोमीटर जो नीचे की तरफ है, थर्मोमीटर जो नीचे की तरफ है, T1 जिसको इन्होंने बोला है, उसके अंदर जल्दी डाउन हो रहा है टेम्परेचर, जल्दी फास्ट हो रहा है कंपेरेटिवली ऊपर वाले थर्मोमीटर से। यानी कि नीचे का पानी जो है इन शॉर्ट जल्दी ठंडा हो रहा है। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया है, वो बाउल बीच में रखा है, बाउल बीच में है, वहां का पानी ठंडा होके उसकी जो डेंसिटी है, वहां का पानी ठंडा होके उसकी डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे नीचे वाले पानी से चेंज होते जा रही है। तो ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है। ये आपको समझना है लॉजिक। एक सिंपल चीज समझो, बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। डेंसिटी क्या होता है, किसी चीज की गाढ़ापन, राइट। जितनी डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा होती है वो सिंक होता है, वो सिंक होता है यानी कि डूब जाता है। पानी के ऊपर आइस फ्लोट होता है क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम है, पानी से कम है। डेंसिटी कम होना तो वो चीज हल्की हो जाएगी और वो फ्लोट होगी। वुड, वुड का डेंसिटी जो है पानी से कम है, इसलिए वुड भी फ्लोट होता है, लकड़ा फ्लोट होता है पानी में, ओके। सो ये आपको डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी नीचे हो जाता है, ओके, और नीचे का टेम्परेचर जल्दी डाउन होने लगता है, नीचे का टेम्परेचर जल्दी, थर्मोमीटर 1 में, T1 में जल्दी टेम्परेचर डाउन होता है और वो 4 डिग्री पे आके रुक जाता है, 4 डिग्री पे आके रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो है थर्मोमीटर, ऊपर वाले थर्मोमीटर का भी कम तो हो रहा था, कम तो हो रहा था उसका टेम्परेचर भी, लेकिन नीचे वाले से स्लोली कम हो रहा था, नीचे वाले से स्लोली कम हो रहा था। अब क्या होता है, उसका भी कम होते होते वो भी 4 डिग्री पे पहुंच जाता है और दोनों जना 4 डिग्री पे आ चुके, पूरा वाटर, पूरा अंदर सिलेंडर में जितना पानी है पूरा 4 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब और टेम्परेचर कम होते जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि कौन सा थर्मोमीटर का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। सिंस पहले से T1 आगे था तो आप सोचोगे T1 का ही 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। T2 ओवरटेक कर लेता है एंड ऊपर वाला थर्मोमीटर पूरा 0 डिग्री पे पहुंच जाता है एंड बहुत उसके टाइम बाद थर्मोमीटर 1 यानी नीचे वाला थर्मोमीटर 0 डिग्री पे पहुंचता है। तो ये थोड़ा सा इसका आपको लॉजिक समझना है, याद रखना है ये चीजें। इसको रीड करेंगे अभी हम लोग, ओके। एंड यही ये क्यों होता है, बिकॉज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी है ऐसा बिहेव करने की,
ओके उसका एग्जैक्टली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि पानी ऐसा क्यों करता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, हमने खाली ऑब्जर्व किया है इस चीज को कि पानी ऐसा बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है इन बिटवीन 0 to 4 डिग्री। ओके तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। The anomalous behavior of water can be studied with Hope's apparatus. In Hope's apparatus, a flat bowl is attached to a cylindrical container as shown in figure 5.5। जैसा कि आपने देखा उसके अंदर सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके ऊपर एक बीच में ही फ्लैट बोल हमने लगा दिया है। उसके फ्लैट बोल में बाहर आइस रखेंगे, सिलेंडर में अंदर पानी रखेंगे। देयर इज अ प्रोविजन टू अटैच थर्मोमीटर्स अबाव टू मेजर टेम्परेचर T2 एंड बिलो टू मेजर टेम्परेचर T1। तो दो थर्मोमीटर है, ऊपर T2 नीचे T1। द फ्लैट बोल ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, और फ्लैट बोल भी लगाने का वहां पे जगह है। वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट इज पुट इन द फ्लैट बोल। अब सिलेंडर में अंदर की तरफ पानी डाल दिया, बाहर की तरफ सिलेंडर के ऊपर हमने जो बोल लगाया उसके अंदर आइस और सॉल्ट का मिक्सचर पूरा हमने लगा दिया, उसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। नाउ during the study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus, temperature T1 T2 are recorded after every 30 seconds। हर 30 सेकंड में आप टेम्परेचर नोटिस करते हो कि टेम्परेचर कितना गिरते जा रहा है। The temperature are plotted on the y-axis and the time is in minutes on the x-axis। और इसका भी इन्होंने ग्राफ बनाया है जो हम देखेंगे अभी। तो y-axis पे आपको टेम्परेचर उन्होंने लिखा है एंड x-axis पे उन्होंने टाइम लिखा है इन मिनट्स। The graph is shown in figure 5.6। The graph shows that initially both temperature T1 T2 are identical। ग्राफ में दिखाया कि दोनों ही टेम्परेचर सेम है। तो ग्राफ हम देखते हैं, दोनों ही टेम्परेचर सेम है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्राफ भी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको एक रीड करेंगे हम लोग। सो देखिए दोनों ही 12 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है T1 T2, और यहाँ पे एक तरफ टेम्परेचर, ये y एक्सिस है आपका, टेम्परेचर आपको बताया हुआ है, एंड x एक्सिस पे टाइम देखिए मिनट्स में दिया हुआ है, ये टाइम है 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो दोनों ही इनिशियली T1 T2 दोनों ही 12 डिग्री पे थे, और T1 यानी नीचे वाला जो थर्मोमीटर था वो जल्दी से पहुंच रहा है टुवर्ड्स 4 डिग्री, 4 डिग्री पे आके स्टॉप हो जा रहा है वो, ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। एंड सेकेंड वाला भी जा रहा है लेकिन स्लो, देखिए स्लो जा रहा है, 11 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री। मतलब जब ये 8 डिग्री पे पहुंचा था तब T1 जो है उसी टाइम पे ऑलरेडी टूवर्ड्स 5 डिग्री तक पहुंच चुका था। तो ये स्पीड आपको समझनी है कि T1 यानी नीचे वाले का टेम्परेचर जल्दी कम हो रहा है कंपैरेटिवली ऊपर वाले के थर्मोमीटर टेम्परेचर से। ओके और 4 डिग्री पे आके स्टॉप हो रहा है। अब वो T1 भी 4 डिग्री पे आ रहा है, दोनों जन 4 डिग्री पे आ गए। अब आप सोचोगे कि कौन सा जल्दी जाएगा, तो T1 पहले से आगे था, लेकिन यहां पे चेंज हो जाता है, यहां पे अब चेंज हो जाता है, T1 जल्दी से 0 डिग्री पकड़ लेता है, यानी कि ऊपर वाला थर्मोमीटर 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, जबकि नीचे वाले थर्मोमीटर को टाइम लगता है 0 डिग्री आने के लिए। तो यही बात अब हम पूरा रीड करेंगे। ये ग्राफ भी आपको बनाने आना चाहिए, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, एंड होप्स apparatus भी आपको बनाने आना चाहिए। सो द ग्राफ शोज दैट इनिशियली स्टार्टिंग में both the temperature T1 T2 are identical। However, as time passes, temperature T1 of water in the lower part of the cylinder decreases fast, while temperature T2 of water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly। डिक्रीज दोनों हो रहे, लेकिन नीचे वाला फास्ट, ऊपर वाला स्लो। However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable। स्टेबल रहता है, मतलब उधर ही है, कांस्टेंट 4 डिग्री पे रुक जाता है। T2 decreases slowly to 4 degrees Celsius। अब वो T2 ऊपर वाला थर्मोमीटर भी धीरे धीरे 4 डिग्री पे आ गया। Thereafter, since T2 starts changing rapidly, it records 0 degree first, and after that the lower thermometer, that is T1, records 0 degree temperature। तो ऊपर वाला जीत जाता है। The point of intersection of the two curves shows the temperature of maximum density। तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी है
एंड ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग? तो इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर। तो मैंने आपको बताया कि पहले बीच में पानी ठंडा होने लगता है क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर वहीं पे है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देयर डिक्रीजेस, वहां पे अब टेम्परेचर कम हो गया बाकी जगह से, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लगता है। वॉल्यूम भी कम यानी जगह कम पकड़ता है। अब वॉल्यूम कम यानी डेंसिटी ज्यादा, ये ऑपोजिट चीज याद रखना, ठीक है ना? तो वॉल्यूम डिक्रीजेस यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगा। डेंसिटी बढ़ गई ना, वो गाढ़ापन हो गया, हैवी हो गया, तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। द वॉटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स, तो हैवी डेंसिटी वाला नीचे आ जाता है। देयरफॉर लोअर थर्मोमीटर शोज रैपिड फॉल इन द टेम्परेचर, इसीलिए वो नीचे आ गया तो नीचे वाले थर्मोमीटर में जल्दी जल्दी टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, और ये तब तक चलता है जब तक पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। अब क्यों ऐसा 4 डिग्री पे क्यों रुक गया? क्योंकि आफ्टर 4 डिग्री वाटर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन कूलिंग, वो क्या होने लगता है? एक्सपांडिंग होने लग जाता है, राइट? ऑपोजिट हो जाता है, एनोमलस बिहेवियर है ना, तो इसलिए 4 डिग्री पे रुक जाता है। When the temperature of water starts decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस, its volume increases। अब पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है, एक्सपांड हो जाता है, कूल हो रहा है। 4 डिग्री से नीचे जाना यानी कूल हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन वाटर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, तो एक्सपांड होता है यानी वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। अगेन ऑपोजिट चीज याद रखो, वॉल्यूम इंक्रीजेस और डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इट देयरफॉर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वो फ्लोट होने लगेगा। फ्लोट होने लगेगा, दूसरे वाले ऊपर वाले से उसकी डेंसिटी अलग है तो वो ऊपर आ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अपर पार्ट दैट इज T2 देयरफॉर डिक्रीजेस रैपिडली टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए अब वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर वाले थर्मोमीटर में वो अब पूरा 4 डिग्री के नीचे 0 डिग्री फटाक से पहुंच जाता है। The temperature of water in the lower part, however, remains at 4 degrees Celsius for some time and then decreases slowly to 0 degree Celsius। और नीचे वाला जो 4 डिग्री पे था वो कुछ समय तक 4 डिग्री पे ही रहता है, और फिर बाद में एज यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो, धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है वो भी कम होके 0 डिग्री हो जाता है। थोड़ा सा देखिए नंबर्स और टेम्परेचर और T1 और अल्फाबेट्स ये सब आता है, तो पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को, लेकिन आप अगेन थोड़ा पेशेंस के साथ सिंपली लॉजिक समझिए। मैंने आपको लॉजिक पहले ही समझा दिया, ओके? एनोमलस बिहेवियर यानी पानी अजीब बिहेव करता है 0 to 4 के बीच में। क्या अजीब बिहेव करता है? वो क्या अजीब बिहेव करता है? तो चीजें एक्सपांड्स ऑन हीटिंग होती थी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग होती थी, बट पानी इसका ऑपोजिट करता है। उसके अंदर अब आपको याद रखना है वॉल्यूम डेंसिटी की रिलेशन। वॉल्यूम यानी कोई चीज कितनी जगह पकड़ती है उसे वॉल्यूम कहते हैं, ओके? इट डजंट मीन उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। 1 लीटर ऑफ पानी का वॉल्यूम बढ़ा दिया यानी कि 1 लीटर का 2 लीटर नहीं कर दिया, उसका जगह पकड़ने की कैपेसिटी उसमें भी बढ़ सकती है अगर उसका स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट यानी सॉलिड टू लिक्विड वाला स्टेट, ओके? सो ये आपको पहले लॉजिक समझना है। तो सिंपल क्या याद रखना है? वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। अब इसका कनेक्शन फ्लो और सिंक से कैसे याद रखना है? तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है यानी उसका गाढ़ापन ज्यादा है, यानी उसके एटम्स आपस में ज्यादा मिले हुए चिपके हुए हैं, तो वो चीज हैवी हो जाती है। तो हैवी चीज पानी में डूब जाती है तो वो नीचे जाएगी, सिंक, इट विल सिंक डाउन टू द बॉटम, ओके? और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर उठती है यानी कि फ्लोट होने के लिए ऊपर आ जाती है, तो वो उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके बीच में एटम्स के बीच में हवा ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसलिए वो फ्लोट होगा, ओके? डेंसिटी कम है यानी कि
एटम्स के बीच में ज्यादा जगह है तो वो फ्लोट होगा, जबकि डेंसिटी गाढ़ा है यानी ज्यादा डेंसिटी मतलब एटम्स के बीच में जगह नहीं है। तो ये थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हो उस सबको कनेक्ट करके ये आपको यहां पे समझना है। थोड़ा अगेन पेशेंस के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अच्छे से रिलैक्स होके पढ़िएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, चिंदी है। नाउ इसी के वजह से एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड रीजन में जिंदा रहते हैं। आप कभी सोचते हो लेयर ऑफ आइस ऊपर ही फॉर्म होती है, नीचे तो वो लोग एक्वेटिक एनिमल्स और सब कुछ जिंदा है, वो लोग फ्रीज नहीं हुए, राइट? तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी के इसी अजीब से बिहेवियर की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है आइस की, नीचे आइस की लेयर फॉर्म होती नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी अब क्या होती है? एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये भी। अगेन थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे आएंगे, सो एक्सप्लेन तो मैं सारे करूंगा, लेकिन आप सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स लिख के रखिए, बेसिक वर्ड लिख के रखिए, उसका मीनिंग निकाल के रखिए, बार बार डिक्शनरी यूज करिए। थोड़ा आप भी वो हाथ पैर मारोगे तो तैर पाओगे। नाउ about 21% surface of the earth is covered with water। ये आपको पता ही है, 70% 71% अर्थ पूरा पानी से कवर है। ड्यू टू कांस्टेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी अब सन की वजह से इवोपरेट होते रहता है। वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। हमारे एटमोस्फियर में, एयर के अंदर वाटर वेपर होता है, गैस स्टेट में पानी अवेलेबल होता है। वाटर वेपर क्या है? इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। The amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of daily weather। और उसी के बेस पे कितना अमाउंट, यानी हम काउंट कर सकते हैं, लाइक कितना अमाउंट है वाटर वेपर, कितना है एयर में, कितना वाटर वेपर है, तो वो हमें बताता है कि वेदर यानी कि क्लाइमेट कैसा है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। तो ये जो पानी, वाटर वेपर जो मौजूद है एयर के अंदर, वो ही उसे मॉइस्ट बनाता है, मॉइस्ट, मॉइस्चर वाला बनाता है। मॉइस्चर से वर्ड है मॉइस्ट। द, और अब इसको क्या बोलते हैं? द मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और इसी मॉइस्चर को, यानी कि वाटर वेपर जो एयर में मौजूद है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का ऑपोजिट ड्राई। ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ये वर्ड तो आप जानते ही होंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम में गिना जाएगा। वॉल्यूम मतलब कितना है, कितना एरिया कवर किया है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, कोई तो नंबर है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक टेम्परेचर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हमने डिसाइड किया, स्पेसिफिक टेम्परेचर, देयर इज अ लिमिट, there is a limit on how much water vapor the air can contain। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा समझना है कि एक एक गिवन एयर वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि एयर की एक फिक्स कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर वेपर। वाटर वेपर कितना उसके अंदर आ सकता है, हवा कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, उसकी एक कैपेसिटी है। तो उसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं, उस कैपेसिटी की हम बात करने वाले हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्यादा कैपेसिटी हो जाती, वाटर वेपर ज्यादा होल्ड कर लिया तो क्या होगा, कम हुआ तो क्या नाम होगा, ये हम अभी टेक्निकल वर्ड पढ़ने वाले हैं। इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अब उसकी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर उसने वाटर वेपर लाइक होल्ड कर दिया तो क्या होता है? द एक्सेस यानी एक्स्ट्रा, एक्सेस यानी एक्स्ट्रा, द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट। तो जो एक्सेस यानी एक्स्ट्रा वेपर होगा, वाटर वेपर होगा, वो पानी के ड्रॉप्स में बदल जाएगा। तभी उसी को एक्चुअली कहा जाता है ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स उसी को कहते हैं। तो जब फिर से एयर है हमारे आसपास, एयर में वाटर वेपर मौजूद है, हमारे एयर में वाटर वेपर मौजूद है। वाटर वेपर कहां से आया? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ओशन, इवोपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्स है। ओके, नाउ ये एयर की
एक कैपेसिटी है कि कितना वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है। एयर में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक वाटर वेपर है, तो वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है उसकी एक कैपेसिटी है। नाउ ये कैपेसिटी, ये लिमिट है, ये लिमिट जब एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, तो वो वाटर वेपर जो है पानी में कन्वर्ट, गैस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। जो विंटर वगैरह में चीजों पे आसपास आपको गीला दिखेगा, टाइल्स वगैरह पे आपको जहां भी होगा ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो जाएगा, तो वाटर ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस पे आपको देखने मिलेगा। नाउ आगे रीड करेंगे, when the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. Now again ये पूरा टेक्निकल लाइन ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके, बट इसको अभी हम लोग टेक्निकल वर्ड दे रहे कि सैचुरेटेड। तो ये जो हम कब से बोल रहे थे कि एयर की होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, तो जब उसका मैक्सिमम नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि बस इससे ज्यादा वाटर वेपर मैं नहीं होल्ड कर सकता हूं, एयर का एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वाटर वेपर में नहीं होल्ड कर सकता हूं, तो जब ये पूरा मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। तो किससे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी एक तरह से भरा हुआ, किससे भरा हुआ है एयर, वेपर से, वेपर से पूरा भरा हुआ है एयर, पूरी तरह से भर चुका है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर, बार बार ये लोग देखो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे एयर की कैपेसिटी चेंज हो जाती है, अलग अलग टेम्परेचर पे एयर की कैपेसिटी, होल्डिंग पावर, कैपेसिटी यानी उसकी होल्डिंग पावर चेंज हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा नंबर्स में अभी हम एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको मैं एक और एग्जांपल पहले देता हूं कि ये पूरी चीज क्या है। लेट्स से मी एज अ पर्सन, मैं एट अ टाइम 10 kg ऑफ वजन उठा सकता हूं। लेट्स से मैं 10 kg, तो मेरी कैपेसिटी वजन उठाने की कितनी है, 10 kg है। तो एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी एट अ टाइम कितनी है, 10 kg है। ओके, ये लॉजिक समझ में आया आपको। वैसे यहां पे आपको समझना है। नाउ लेट्स से पानी के अंदर, पानी के अंदर मैं ज्यादा वेट उठा सकता हूं, कॉमन सेंस है, पानी के अंदर वेट हल्का हो जाता है ना, तो पानी के अंदर मेरा वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो मैं 20 kg उठा लेता हूं अभी, तो मेरा मेरा जो होल्डिंग कैपेसिटी था वेट का वो बढ़ गया। ओके, तो अब ये पूरा लॉजिक यहां पे लगाओ, एयर का एक पर्टिकुलर फिक्स लिमिट है वाटर वेपर होल्ड करने को। ओके, अब जब वो पूरा वाटर वेपर पूरी तरह से होल्ड कर लेता है, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना, तो उससे पहली बात किस तरह की एयर बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एयर बोलेंगे। किससे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, नाउ टेम्परेचर चेंज हुआ तो एयर की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, एयर की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर कितना होल्ड कर सकता है वो चेंज हो जाएगी। अब वो क्या रिलेशन है, बढ़ जाएगी कैपेसिटी के कम हो जाएगी कैपेसिटी, वो अभी हम देखेंगे। ओके, आई होप थोड़ा सा आपको ये लॉजिक समझा बिकॉज ऑफ वेट एग्जांपल। लेट्स रीड अहेड। नाउ द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो यही बात मैंने आपको बताई कि कितना वेपर वो, कितना वेपर वो होल्ड कर सकता है, एयर पूरा सैचुरेट होने के लिए कितना वेपर चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग से वो लोग टेम्परेचर टेम्परेचर बात कर रहे हैं, मैं भी आपको बोल रहा हूं टेम्परेचर पे ध्यान दो, तो टेम्परेचर ऑफ द एयर पे डिपेंड करता है। इफ नाउ क्या रिलेशन है वो देखते हैं, इफ द एयर टेम्परेचर इज लो, इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर। तो अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो थोड़ी सी ही कैपेसिटी है वेपर होल्ड करने की, कम वेपर में ही पूरी तरह से एयर सैचुरेटेड हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं ध्यान दो, एयर का टेम्परेचर अगर कम है तो कम वेपर वो होल्ड कर सकता है, एकदम सिंपल। कम अगर टेम्परेचर है तो कम वेपर होल्ड कर पाएगा, ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो ज्यादा वेपर होल्ड कर पाएगा। अब इसको नंबर्स में देखते हैं जो इन्होंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर एयर का कितना है 40 डिग्री सेल्सियस,
तो कितना उसके अंदर वेपर कितना होल्ड कर सकता है? इट कैन होल्ड 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलो ऑफ एयर। तो 49, 40 नहीं, सॉरी मैंने 40 बोल दिया, 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आप मुझे पूछोगे सर ये एयर जो है वो कितना ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकती है? तो मैं बोलूंगा वो 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकती है विदाउट कंडेंसेशन। विदाउट कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेशन क्या था? कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी कि ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेगा। 49 के ऊपर, 49 के ऊपर अगर जाएगा, यानी अगर 50 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अगर उसको मैं दे दूंगा, इट मींस एक्सेस वेपर हो जाएगा। एक्सेस वेपर हो जाएगा। एक्सेस वेपर क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके क्या? कंडेंस यानी गैस से लिक्विड, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो जाएगा। सारी बातें, जितनी बातें मैंने बताई स्टार्टिंग से, सब एक साथ कनेक्ट करो हर टाइम, हमेशा। इसलिए बेसिक्स पहले बता रहा हूं मैं, टेक्निकल पॉइंट सारे कनेक्ट करो। 49 ग्राम उसकी कैपेसिटी है 40 डिग्री सेल्सियस पे। पहली बात ये लॉजिक समझो, अगर टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर से खिलवाड़ करूंगा तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल सिर्फ 40 डिग्री पे बात कर रहे हैं। तो 40 डिग्री पे एयर की कैपेसिटी कितनी है वाटर वेपर होल्ड करने की? 49 ग्राम्स है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वाटर वेपर होता है, यानी 50 ग्राम्स होता है, तो क्या होने लगेगा? तो आसपास के एनवायरनमेंट में चीजों के ऊपर पानी आने लगेगा, कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, यानी कि ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होने चालू हो जाएंगे। और अगर 49 से कम, 49 से कम, लेट्स से 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही अभी तक, तो अब उसको कितना और सैचुरेट होने के लिए, 49 पे सैचुरेशन फुल है, सैचुरेशन होने के लिए, सैचुरेटेड एयर होने के लिए कितने चाहिए उसको? 9 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर चाहिए, तब जाके वो पूरा सैचुरेटेड एयर बनेगा। तो ये दोनों तरफ से एग्जांपल मैंने आपको दिया। लेट्स रीड अहेड। इफ द अमाउंट ऑफ वेपर एक्सीड्स दिस लिमिट, द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया? अभी 49 से ऊपर जाएगा तो वो ड्यू ड्रॉप फॉर्म करेगा। हावेवर इफ द टेम्परेचर, अब ये लोग टेम्परेचर अब चेंज करके दिखा रहे हैं। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, इफ द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री कर दूं, 40 से 20 डिग्री कर दूं, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी देखो कितना हो जाएगा। इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। तो टेम्परेचर कम करूंगा तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, मेरी होल्डिंग, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी विदाउट कंडेंसेशन। इट मींस दैट विदाउट कंडेंसेशन अगेन, इट मींस दैट अगर 15 ग्राम्स होता एट 20 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर होता, तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्मेशन हो जाता। ये पूरी तरह से सैचुरेटेड एयर है और अब ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होने चालू हो जाएंगे। पूरी तरह से सैचुरेटेड 14.7 पे हो जाता है, और अगर उससे ऊपर अगर वाटर वेपर की मात्रा बढ़ती है तो एयर होल्ड नहीं कर पाता है। होल्ड नहीं कर पाता तो वो क्या करता है? गैसियस स्टेट यानी वेपर को पानी में बदलने लग जाता है, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म करने लग जाता है। और अगर इससे नीचे जाता है तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड एयर, यानी कि 14.7 से नीचे जाएगा 13 ग्राम 12 ग्राम, तो अभी तक हम उसको कैसी एयर बोलेंगे? उसे अनसैचुरेटेड एयर बोलेंगे। और अगर 14.7 आ गया पूरा तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। तो ये सब थोड़े टेक्निकल वर्ड्स, प्लीज याद रखो। If the vapor contained in air is less than the maximum limit क्या थी? 14.7 at 20 डिग्री सेल्सियस और 49 ग्राम्स at 40 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर लेस है, इससे लेस यानी कि लेट्स से 40 ग्राम्स, यहां पे लेट्स से 10 ग्राम्स, इट इज सेड टू बी एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई कि अगर उससे कम होगा तो हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सो बहुत ही पूरा टेक्निकल पैराग्राफ था, रीड करो अच्छे से, एंड आई होप आपको समझते जा रहा है वो। सपोज अब इसको काउंट कैसे करना है वो सीखेंगे अभी हम लोग उसको। Suppose the unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, और उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते, temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी। ड्यू पॉइंट कब फॉर्म होगा?
ड्यू पॉइंट कब होगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर है? जब ड्यू यानी कि पानी फॉर्म होने लगेगा, यानी कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। वेपर का कंडेंसेशन चालू कौन से टेम्परेचर पे होगा? तो वो टेम्परेचर है जब पूरा सैचुरेटेड एयर हो चुका है। एयर पूरा सैचुरेटेड हो चुका है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी और नहीं है होल्ड करने की। वाटर वेपर अब इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है वो, तो वो सारा का सारा पानी में कन्वर्ट करना चालू कर देगा, कंडेंसेशन चालू कर देगा। तो उसका टेक्निकल उन्होंने लाइन पूरा डेफिनेशन दिया है, जिसमें उन्होंने बोला कि हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो एयर की कैपेसिटी अपने आप होल्ड करने की कम हो जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे वो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म करेगा वही टेम्परेचर हमारा मेजर करने पे हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। इट मीन्स दैट अलग अलग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि एयर का टेम्परेचर क्या है। The vapor content in the air is measured using a physical quantity called absolute humidity. अब यही चीज को हमें मेजर करना है ना, मुझे कब से मैं बोल रहा हूं वेपर कितना है, वेपर कितना है, वेपर कितना है, तो वो वेपर को कैसे मेजर करना है उसको हम पहले बात तो बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब वो कितना मास यानी हम लोग उसको काउंट करेंगे केजीज ग्राम्स, तो मास कितना मास मौजूद है इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया। तो एयर के वॉल्यूम, एयर को हम वॉल्यूम में ले रहे हैं और वेपर को हम मास में ले रहे हैं, तो उसका यूनिट देखो क्या है? केजी मीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है ये, ठीक है? तो पर केजी मीटर क्यूब उसका यूनिट हो जाता है। इट मींस इसका मीनिंग क्या है? 1 kg ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब के एरिया में एयर के, सो दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे। इट मींस इसके अंदर पूरी तरह से वो एयर जो है उसने सैचुरेटेड एयर है वो पूरा का पूरा। द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर not only depends on the amount of vapor in the air but also depends on how close the amount is for making the air saturated with the vapor. It means it depends on temperature also. तो अब अगेन सिंपल कंसेप्ट को थोड़ा सा टेक्निकल लाइन करके बहुत कंफ्यूजिंग करती है, थोड़ा ध्यान दो। ये लोग अब बोल रहे हैं कि मुझे ह्यूमिड एयर फील हो रही है या ड्राई एयर फील हो रही है, तो वो किस चीज पे डिपेंड होता है? तो वेपर कितना है। अगर आप कोस्ट रीजन पे रहते हो तो कोस्ट रीजन पे ओशन है तो वहां पे वेपर ज्यादा है, पानी की वजह से वेपर एयर में ज्यादा है, तो आपका क्लाइमेट क्या होगा? ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। जबकि आप कोस्ट से दूर रहते हो तो वहां पे वेपर कम होगा, वाटर वेपर कम होगा, तो वहां पे ड्राई एयर होगा। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो फीलिंग है ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर, ये सिर्फ वेपर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि एयर का टेम्परेचर कितना है। क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा तो वो वेपर होल्ड कैपेसिटी कम होगी उसकी, और अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी ये लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर for a given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called the relative humidity. Again बहुत टेक्निकल लाइन, आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो पहली बात परसेंटेज में कैलकुलेट होती है, रिलेट करना है किससे? तो रिलेटिव क्या है? इट मींस लेट्स से ऊपर हमने 49 एग्जांपल लिया था, तो मैं वही लूंगा कि 1 किलोग्राम वेपर के अंदर 49 ग्राम्स में हमने ऊपर एग्जांपल, लेट मी अगेन शो यू, अभी जो ऊपर बेसिकली हमने एग्जांपल देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर था, राइट? सो उसका एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इज गिवन। तो एक्चुअल मास हमारा लेट्स से सिर्फ 40 ग्राम्स है, एक्चुअल मास 40 ग्राम्स है, ओके। और इन अ गिवन वॉल्यूम मतलब ये किसके 1 केजी के अंदर पर किलोग्राम का वॉल्यूम था ये, ओके। एंड मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड, और हमें
40 डिग्रीज पे एयर सैचुरेटेड करने के लिए कितना कैपेसिटी है, 49 है, तो वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, और अंदाजन मैं लगा के बोल सकता हूं ये अराउंड 85% के आसपास कुछ होना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर 49 देख के मैं बोल सकता हूं कि अराउंड 85% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये नंबर क्या दर्शाता है? ये 85% इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहली बात कहते हैं, कि कितना अमाउंट ऑफ एयर के अंदर कितना वेपर मौजूद है, यानी 40 ग्राम्स मौजूद है, और उसको सैचुरेट करने के लिए यानी नीचे 49 सैचुरेट करने के लिए चाहिए। सैचुरेट यानी पूरी तरह से वेपर से भर चुका है, एयर जो है पूरी तरह से वेपर से भर चुका है। तो सैचुरेट होने के लिए जो चाहिए वो नीचे नंबर लिखना है। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब रहा सवाल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या काम आती है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एयर ड्राई है कि मॉइस्ट यानी कि ह्यूमिडिटी वाला है। तो अब अगर कॉमन सेंस लगाओ कि एक्चुअल में भी 49 होता था और रिक्वायर्ड भी 49 है, और इंटू 100 करता तो इसका क्या आता था, 100% आता था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 49 आ चुका है, 49 आ चुका है, पूरा पूरा सैचुरेटेड एयर है। और अगर 50 ग्राम होगा तो क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, ड्यू ड्रॉप्स होने लगेगा, राइट। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। तो ये लॉजिक भी समझना है कि पूरा मॉइस्ट एयर है, अलग अलग वर्ड्स एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। मॉइस्ट यानी मॉइस्चर वाला एयर है, मतलब वेपर से भरा हुआ एयर है, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट है। और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ड्यू पॉइंट वाला पॉइंट आ चुका है, ड्यू फॉर्म होने लगेगा, ओस की बूंदे फॉर्म होने लगेगी। ओके, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। और अगर इससे नीचे जाएंगे धीरे, जितना परसेंटेज नीचे होगा उतना ड्राई एयर की तरफ हम जाएंगे। तो लेट्स रीड अहेड। तो ये सब आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू एज इजीली एज पॉसिबल। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। तो जस्ट मैंने आपको जो बात बोली कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट पे क्या होगी, 100% होगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी एयर की थी उतना पूरा का पूरा एयर में वेपर है। और उसको जब मैं सॉल्व करूंगा फॉर्मूला के हिसाब से तो 100% आ जाएगा। तो ये ड्यू ड्रॉप, पूरी कैपेसिटी फुलफिल है, पूरी कैपेसिटी जितनी थी वो फुल हो गई। 49 कैपेसिटी थी और 49 वेपर है मौजूद, तो वो ड्यू ड्रॉप पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग। इसके ऊपर 50 ग्राम 51 ग्राम पे आपको ड्यू ड्रॉप्स देखने मिलेंगे हर जगह पे। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 60% के ऊपर चली गई अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हम नॉर्मली बोलेंगे एयर इज ह्यूमिड। तो जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था नॉर्मल 40/49, तो उसका जो भी परसेंटेज आएगा, आप मुझे कमेंट में बताओ एग्जैक्ट परसेंटेज कितना होगा ये। उसको जो भी परसेंटेज होगा, मेरे ख्याल आई एम श्योर 60 के तो ऊपर ही होगा। तो लेट्स से 80% था या 85% था इसको सॉल्व करने पे, तो हम इसको कौन सी एयर बोलेंगे, इसको हम ह्यूमिड एयर बोलेंगे। एयर ह्यूमिड, इट मींस क्या, एयर जिसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है। और अगर ये 60 के नीचे होगा, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 के नीचे आएगा इसका आंकड़ा, तो हम बोलेंगे ड्राई एयर है। मतलब लेट्स से अगर 60 के नीचे लेट्स से 20 ग्राम्स ऑफ वेपर मौजूद है और कैपेसिटी 49 की है, टोटल 49 भर सकते हैं लेकिन 20 ही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर कि ये 60 के नीचे ही आएगा, क्योंकि 49 का 50 का 25 है, तो 50 के तो नीचे ही हो गया, तो 60 के नीचे होगा ये परसेंटेज। तो ये भी आप कमेंट में बताइए कितना परसेंटेज है ये। तो ये भी 60% के नीचे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसी एयर है, ये ड्राई एयर है। और ये कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव किससे रिलेट कर रहे, जितनी उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है, एयर की कैपेसिटी जितनी है उससे रिलेट करते हैं हम लोग, एक्चुअल में कितनी है वेपर उससे। तो ये थोड़े टर्म्स। ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट ट्रेल
एट द बैक ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। तो ये आपने तो नॉर्मल देखा होगा कि रॉकेट वगैरह जाता है, उसके पीछे जो क्लाउड फॉर्म हो जाता है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो विंटर के टाइम क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि विंटर के टाइम पे टेम्परेचर ऑलरेडी, टेम्परेचर से भी कंट्रोल होता है ना ये, तो टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, इसलिए ये यहाँ पे विंटर एग्जांपल दे रहे हैं। एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज्ड बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। तो एरोप्लेन जो वेपर छोड़ता है, गैस छोड़ता है, उसका वो तुरंत कंडेंस होने लगता है। कंडेंस यानी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है और क्लाउड फॉर्म हो जाता है। क्लाउड्स किसका बनता है? कंडेंस होके ही बनता है, राइट? वेपर कंडेंस होके ही बनता है। If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by condensation of vapor to disappear. तो एकदम सिंपल, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आसपास के एयर की, तो वो आपको बहुत देर तक पीछे का जो टेल बना है पीछे का, वो बहुत देर तक दिखाई देगा। इट विल टेक टाइम पूरा गायब होने के लिए। हालांकि जब इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस, अगर ह्यूमिडिटी कम है एयर की, तो द साइज ऑफ द व्हाइट ट्रेल में बी स्मॉल, या तो वो छोटा सा ही दिखेगा, या तो फॉर्म भी नहीं होगा, मे नॉट इवन गेट फॉर्म। तो ये थोड़ा सा आपको सिंपल सा, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी आसपास के एयर की, तो व्हाइट ट्रेल पूरा लंबा दिखेगा, लंबे समय तक दिखेगा, और लंबा लॉन्ग टाइम तक पूरा दिखेगा, और आपको लाइक बहुत देर तक रहेगा वहां पे, ठीक है। एंड अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सराउंडिंग एयर की लेस होगी, तो वो साइज छोटा हो सकता है, या तो दिखाई भी नहीं दे सकता है, दिखेगा ही नहीं आपको ऐसा। Take a bottle of cold water, observe out of the refrigerator and keep it out of sight for a while. Observe the surface. तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, drops of water can be observed on the outer surface of the bottle. In the same way, if you observe the leaves, plants, grass of window glass on a vehicle early morning, हमें आपको droplets मिलेंगे. Through these two observation, we sense the presence of water vapor in the atmosphere. तो ये कैसे आया? ये दोनों चीज, ये सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता पड़ता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एयर की कैपेसिटी वाटर वेपर को पकड़ के रखने की कम होते जाती है, कम होते जाती है, तो वेपर कहां चला जाएगा? वेपर सारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर सारा पानी में कन्वर्ट कर देगा वो, इसलिए वो ड्यू ड्रॉप्स आसपास आपको देखने मिलेंगे। When air cools due to decreasing temperature, it becomes saturated with water vapor. As a result, excess water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by the amount of vapor in the air. तो ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि ठंडा हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की कम होते जाएगी, और एक्सेस यानी ज्यादा जो वेपर है वो सारा का सारा पानी में बदलते जाएगा। यूनिट ऑफ हीट, ये इनको एक्चुअली स्टार्टिंग में बताना था, अभी दे रहे हैं। यूनिट्स ऑफ हीट क्या है? जूल्स, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जूल्स है, और सीजीएस सिस्टम में यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स में कैलोरी है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5, इज कॉल्ड 1 कैलोरिक हीट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 1 ग्राम ऑफ मेजरमेंट ये लोग ले रहे हैं कि 1 कैलोरी हीट किसको बोलूंगा मैं? तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को मैं हीट करूंगा, कितना मतलब उसका हीट चाहिए फ्रॉम 14.5 से 15.5 पहुंचने के लिए, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो उसे मैं 1 कैलोरी हीट कहूंगा। उसी तरह से अगर 1 केजी ऑफ वाटर लूंगा तो इंटू 1000 कर दिया, तो कैलोरीज को भी मैं इंटू 1000 कर दूंगा, तो 1 किलो कैलोरीज ऑफ हीट बोलूंगा। तो कितनी कितनी हीट यूज हुई? आप मुझे पूछोगे सर कितना हीट लगा आपको 1 केजी ऑफ वाटर को गर्म करने में, यानी कि 14.5 से 15.5 लाने में आपने कितना हीट यूज किया? तो मैं आपको बोलूंगा मैंने 1000 कैलोरीज यूज की, मैंने 1000 कैलोरीज का हीट एनर्जी का मेजरमेंट कैलोरीज है ना, तो मैं बोलूंगा आपको मैंने 1000 कैलोरीज यूज किया, 1000 कैलोरीज ऑफ हीट यूज किया, जिसको हम 1 किलो कैलोरी यानी ऐसे भी बोलते हैं KCAL। सो दैट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ हीट। कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्जन का आपको यहाँ पे दिया है, 1 कैलोरीज 4.18 जूल्स, याद रखना। जूल साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया है, जेम्स जूल, जो इन्होंने ही बताया था पहली बात कि ये हीट एनर्जी
होती है हर एक पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और ये किसी भी दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के ऑनर में हमने जूल्स यूनिट दिया है हीट का। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो एकदम सिंपल, अगेन आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। आयरन, कॉपर, लीड, ये अलग अलग मटेरियल हमने लिया, तीनों को हमने एक ही टेम्परेचर पे गर्म किया बॉइलिंग वाटर में, और वैक्स लेयर पे डाला। जैसे ही हमने डाला तो देखा आयरन ने ज्यादा पिघला दिया वैक्स, कॉपर ने थोड़ा मीडियम, और लीड ने सबसे कम पिघलाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन उतने से ही पानी में 100 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा हीट पकड़ लेता है। जितनी हीट पकड़ लेता है ज्यादा गर्म हो जाता है, कहने का मतलब ज्यादा गर्म हो जाता है लोहा। कॉपर उससे थोड़ा कम गर्म होता है, लीड एकदम ही कम गर्म होता है। तीनों को मैंने एक साथ गर्म किया था, एक ही टेम्परेचर में गर्म किया था, ये लॉजिक समझना है आपको। लेकिन तीनों ने अलग अलग हीट पकड़ी, एब्जॉर्ब अलग अलग हीट किया। जिसने जितना ज्यादा एब्जॉर्ब किया उसने वैक्स के अंदर उतनी ज्यादा हीट रिलीज भी किया। ओके, तो वैक्स लेयर उतना ज्यादा पिघला दिया। तो ये सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है हीट को पकड़ने की। सबका हीट होने का कैपेसिटी अलग होता है, उसी को नाम दिया गया है specific heat capacity of metals. So let's read that. The spheres which absorb more heat from the water will give more heat to the wax. जो ज्यादा absorb करेगा वो ज्यादा heat release भी करेगा wax के अंदर। More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes deepest in the wax, lead sphere goes least and copper sphere goes intermediate depth. तो ये दिख रहा है आयन सबसे ज्यादा गया, मतलब सबसे ज्यादा गर्म कौन हो गया था? आयन हो गया था। सबसे कम कौन था? लीड था, और कॉपर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं था। This shows that for the equal rise in temperature, the three spheres have absorbed different amount of heat. तीनों को एक ही टेम्परेचर पे हमने हीट किया, लेकिन तीनों ने अलग अलग हीट एब्जॉर्प्शन किया। This means that the property which determines the amount of heat absorbed by the sphere is different for three spheres. This property is called specific heat capacity. तो इससे ये साबित होता है कि हर एक की अपनी अलग अलग, जिस चीज का वो बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो खुद की जो पावर है, ये जो प्रॉपर्टी है अपनी अलग अलग एब्जॉर्ब हीट करने की, उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। The amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. Again इसका डेफिनेशन कर दिया है, कितना यूनिट ऑफ मास, कोई भी यूनिट ऑफ मास है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से उसका हीट बढ़ाने का हम जो अमाउंट यूज करते हैं, कितना हीट यूज किया हमने, कितनी हीट यूज की, तो अगेन इन कैलोरीज हम उसको रीड करेंगे। सो कितनी हीट हमने यूज की, तो वो हीट को ही हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी, स्मॉल सी से उसको डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट इज जूल्स स्लैश डिग्री सेल्सियस किलोग्राम्स, एंड सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट है कैलोरीज ग्राम डिग्री सेल्सियस। नीचे टेबल में आपको अलग अलग चीजों की अगेन स्पेसिफिक हीट दिया है। वाटर का 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, इट मींस दैट कि हमें 1 कैलोरी ऑफ हीट रिक्वायर है टू वाटर का 1 ग्राम ऑफ वाटर को हमें टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो आयन का 0.110 है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। इट मींस हमें 0.11 कैलोरीज की हीट रिक्वायर होगी 1 ग्राम ऑफ आयन का 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हमें कितनी हीट चाहिए होगी, तो उसको 0.1110 कैलोरीज की हीट रिक्वायर होगी, ऐसा इसका मीनिंग है। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का हीट इज सी, मतलब इतना हीट उसको चाहिए, स्पेसिफिक हीट यानी इतनी हीट उसको रिक्वायर है। तो अगर वो सी है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर m है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर m है, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 110 डिग्री से मैं 15 डिग्री लेके जा रहा हूं, तो कितना चेंज आया? ये डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? 5 डिग्री का चेंज है ये। तो ये चेंज को हम
फिजिक्स साइंस में डेल्टा से बताते हैं, डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप मुझे पूछोगे उस ऑब्जेक्ट ने, जो ऑब्जेक्ट में मैंने वो डाला, वैक्स में डाला था जैसे, तो वो ऑब्जेक्ट ने कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, m मल्टीप्लाई कर देना, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो ये एक फॉर्मूला है जो जिसके बेस पे सम्स है, आपको समझना है। सेम चीज आपको समझना है, इन द सेम वे if specific heat of an object is c, mass of the object is m and the temperature of the object decrease, इस बार डिक्रीज कर रहा हूं मैं, मतलब 15 डिग्री से 10 डिग्री ला रहा हूं, तो अगेन डिक्रीज कर रहा हूं, तो अगेन क्या होगा, एनर्जी यहां पे लॉस हो रही है ना, कम कर रहा हूं, तो हीट एनर्जी लॉस्ट, कितना लूज किया ऑब्जेक्ट ने हीट, कितना हीट एनर्जी लूज कर दिया, तो उसका फॉर्मूला भी सेम मल्टीप्लाई करना है, खाली इस बार नंबर रिवर्स होगा, ये माइनस, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एब्जॉर्ब का भी, और गे कितना मैंने हीट एब्जॉर्ब कर लिया यानी गेन कर लिया, और कितना लूज कर लिया, कितना छोड़ दिया हीट एक्सपेरिमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट एक्सचेंज। तो ये भी आपको मैं एक तरह से बता चुका हूं, हीट एक्सचेंज, कि हम गर्म पानी जब लेते हैं और बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं, राइट। तो उनके बीच में कॉमन टेम्परेचर हो जाता है, ना वो गर्म ना वो ठंडा, बीच का टेम्परेचर, राइट। तो वही होता है हीट एक्सचेंज। If heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. एकदम सिंपल, एकदम इजी। आप जब कोई गर्म और ठंडी चीज को साथ में लाओगे, ठंडे का टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, गर्म का टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ेगा, और दोनों कॉमन जगह पे मिलेंगे। द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम वैल्यू। और ये कब तक ऐसा होगा, जब तक पूरा दोनों ऑब्जेक्ट का सेम इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करता है, और हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सीधी सी बात है, हीट लूज करेगा, and hot object loses heat energy. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it inside a heat resistant box, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये एक heat resistant box है, मतलब इसमें दूसरे बाहर हीट नहीं जाएगी, खाली ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हीट एक्सचेंज होगा, meaning that the energy exchange takes place between the objects only. Then no energy can flow from inside the box or come in the box. एनर्जी इसके बाहर नहीं जाएगी, एनर्जी बाहर से अंदर नहीं आएगी, उसको हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बॉक्स कहते हैं। सो ऐसे केस में हमने क्या एनर्जी का हमने बताना है कि कितना हीट लूज होता है, कितना हीट लूज हुआ, और कितना हीट गेन होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जितना लूज हुआ उतना गेन हुआ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज दिया हुआ है आपको, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी लूज की विल बी इक्वल टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी गेन की, हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। एकदम सिंपल, हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला, ठंडे ऑब्जेक्ट ने कितना हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, गेन किया होगा, और गर्म ऑब्जेक्ट ने कितना अपना हीट लूज किया होगा, दोनों इक्वल हो गए। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, हमारा शायद से लास्ट टॉपिक है ये, कि अब स्पेसिफिक हीट को कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग मिक्सिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरीमीटर के अंदर हीट आने पर कैलोरी, बेसिकली थर्मोमीटर में कैसे नंबर से पता पड़ता है कितना टेम्परेचर हुआ, तो कैलोरीमीटर में पता पड़ता है कितनी कैलोरीज वो हीट रिलीज कर रहा है, वैसा। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड। For this calorimeter is used. You have learnt about calorimeter in the previous standard. If a hot solid object is put in water, a calorimeter heat exchange between the hot object and the water and the calorimeter starts. तो एकदम सिंपल, आपको मैं पूरा ये एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट मी चेंज कर। आपने बेसिकली एक
आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके अंदर गरम इसके अंदर पानी है, सिर्फ पानी है, गरम नहीं, सिर्फ पानी है, नॉर्मल वाटर। इसके अंदर कैलोरी मीटर भी आप लगाओगे, कैलोरी मीटर है ये, जिसमें हमें पता पड़ेगा कितनी कैलोरीज का हीट रिलीज हो रहा है। और अब एक आयन का कोई पीस स्पीयर लेके उसको गर्म करके इसमें पुट करोगे, तो अब गर्म आयन हमने पुट किया, तो ये आयन के साथ क्या हो रहा है, वो हॉट ऑब्जेक्ट अपना हीट लूज कर रहा है। आयन हीट, हॉट आयन हॉट है, वो लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, लूजेस हीट। ओके, जबकि पानी जो नॉर्मल था और कैलोरीमीटर भी जो नॉर्मल था, जिसमें सिर्फ हमें दिखेगा कितना वो हीट गेन कर रहा है। तो वाटर और कैलोरीमीटर में क्या होगा, हीट गेन होगा, उन लोग को हीट मिल रही है, वो गर्म हो रहा है। ओके, तो ये पूरा चीज जो है उसका फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आयन की हीट जो है, आयन का जितना हीट वो लूज कर रहा है, उसको मैं अगर Q बोलूंगा, Q Q, और इसमें गेन करने वाले दो है, तो Q का पावर दो में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो वाटर का Q1 बोलूंगा और कैलोरीमीटर का Q2 बोलूंगा। तो फॉर्मूला आपका बनता है Q का हीट Q2 प्लस Q1। पानी और कैलोरीमीटर दोनों का हीट जितना उन्होंने गेन किया, आयन ने उतना लूज किया होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज देख चुके हैं कि इक्वल होता है, हीट एक्सचेंज इक्वल होता है, एक जन जितना दे रहा है सामने वाला उतना ले रहा है। तो यहाँ पे दो जन मिलके हीट शेयर कर रहे हैं, पानी भी गर्म हो रहा है, कैलोरीमीटर को भी हीट मिल रहा है। ओके, तो यही पूरा जो सिंपल सा लॉजिक है, उसको यहाँ पे पढ़ने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। नाउ लेट्स रीड दैट। You have learnt about the calorimeter in the previous standard. If a hot solid object is put in the water in a calorimeter, heat exchange between the hot object and the water and the calorimeter starts. तो heat exchange चालू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी आयन स्पीयर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, वाटर और कैलोरीमीटर के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। This continues till the temperature of the solid water and the calorimeter becomes equal. ये कब तक होगा, जब तक तीनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, जब तक तीनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ओके, now heat lost, therefore heat lost by the solid object, आयन ने जितना लूज किया will be equal to the heat gained by water in the calorimeter and heat gained by the calorimeter. तो कितना वाटर ने हीट गेन किया प्लस कैलोरीमीटर ने कितना गेन किया, ये दोनों को मिला के टोटल लॉस पता पड़ेगा। हियर हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट बी क्यू, और उसका अगर फॉर्मूला ऊपर हम लोग देख चुके थे, मास m इंटू सी इंटू डिक्रीज, इसका टेम्परेचर कम होगा, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर, एम सी टी। ओके, लॉस ऑफ द हीट एंड गेन बाय वाटर, इसका भी फॉर्मूला सेम है, गेन का भी फॉर्मूला सेम है, खाली इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, डिक्रीज की जगह क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और Q2 m और अगेन स्पेसिफिक कैपेसिटी C और इंक्रीज, कैलोरीमीटर को भी गेन हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सिंस दोनों का, सिंस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q2 प्लस Q1। एकदम सिंपल, एकदम इजी। जितना हीट लूज किया, सामने वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होगी सबने हीट गेन किया होगा। ओके, और इंडिविजुअल इनके फॉर्मूलाज क्या है Q1 Q2 के, दैट इज m इंटू सी इंटू चेंज इन द टेम्परेचर। चेंज इन द टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। यूजिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन से हमें क्या पता पड़ेगा, अगर हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है और कैलोरीमीटर पता है, तो हम लोग वो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। बेसिकली तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो हम लोग वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सम दिया है आपको उसी के बेस पे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, काफी सिंपल से समझ है, ये ट्राई करिएगा समझने की। ओके, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। पूरा चैप्टर हो गया हमारा, एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर तो था, टेक्निकल, बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर था। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। ओके,
फर्स्ट 2 खाली करना, बहुत सिंपल सा है ये फर्स्ट 2 एग्जांपल। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर था। टर्म्स को लिख के रखना, बेसिक थोड़ा फिर से पॉज करके अच्छे से बार-बार चाहिए तो देखना, लेकिन अच्छे से उसको समझना। एग्जांपल्स थोड़े याद रखना जो-जो मैंने बोले, एंड जो दिए थे बुक में काफ़ी ईज़ी थे एग्जांपल्स भी। एंड आई होप आपको समझा हो। इट वाज़ रियली अ इम्पोर्टेंट चैप्टर, एंड मैंने बहुत कोशिश की इसको जितना हो सके उसको सिंपल बनाने की। So thank you so much. Like the video, share the video, subscribe to the channel, and take care.